कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रमेय संख्या 2 बीपीटी की विलोम प्रमेय की हम चर्चा करेंगे। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या थी कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो ये जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करके जाती है ये दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं प्रतिच्छेदन बिंदु पर। तो अगर इसके हम ठीक विपरीत बोलेंगे कि यदि रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, कोई भी रेखा किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो यह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। यह हमें आज सिद्ध करना होगा क्योंकि यह बीपीटी का ठीक विपरीत कथन है। तो बीपीटी के विपरीत विलोम का कथन है यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक चित्र की सहायता से बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी का एक चित्र बनाया गया है जिसमें कोई रेखा जो डी और ई बिंदु से जारी है वह भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात AD का BD से वही अनुपात है जो AE का CE से है। तो हमें सिद्ध यह करना है कि जो DE रेखा है यह BC के समांतर होती है। तो जिस प्रकार से हम प्रश्नों को या प्रमेय को सिद्ध करते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना होता है, दिया है। कथन को ध्यान से पढ़ने पर हमें क्या दिया है ये पता चलेगा। हमें दिया है कि समान अनुपात में, एक ही अनुपात में ये विभाजित कर रही है, अर्थात AD और BD का अनुपात किसके बराबर है, AE और CE के बराबर है। ऐसा हमें बीपीटी में सिद्ध करना था। अब हमें ऐसा दिया है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है DE, जो DE से रेखा जारी है यह किसके समांतर होगी, तीसरी भुजा BC के समांतर होगी। ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम अब भी कुछ अपनी तरफ से इस चित्र में करेंगे, उसे हम रचना वाले भाग में शामिल करेंगे। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि D से मैं BC के समांतर एक रेखा खींच सकता हूँ। तो बहुत बार हम गणितीय नियमों को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, यानी उनका विरोध लेकर, विरोध में एक कल्पना करके हम प्रूफ कर पाते हैं। यहाँ पर भी हम इसी प्रकार इसको करने वाले हैं। तो यदि DE BC के समांतर नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि D से मैं एक ऐसी रेखा तो खींच ही सकता हूँ जो BC के समांतर हो। तो माना मैं D से एक अन्य रेखा खींचता हूँ जो तीसरी भुजा BC के समांतर जा रही है। हो सकता है ये आपको समांतर जैसी ना दिखाई दे, लेकिन हम मान रहे हैं कि यदि DE समांतर नहीं है तो मैं एक दूसरी रेखा DF जो F से होकर जा रही है यह BC के समांतर है। हम क्या कर रहे हैं, DF समांतर BC खींची। क्यों खींची, हम यह मानेंगे कि हम DE को BC के समांतर नहीं मान रहे। माना BC के समांतर DE नहीं है। हमने यह मान लिया कि BC के समांतर DE नहीं है तो हमने DF को BC के समांतर खींचा है। तो अब जो भी हम काम करेंगे उसको हम अपने पत्ती वाले भाग में नोट करेंगे। जैसा कि हमें दिया है कि AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE है, तो हम इसको नोट करते हैं। AD बट्टे BD
बराबर ए ई बट्टे सी ई, यह हमें दिया है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 के रूप में नोट कर लेता हूं, और यह हमको दिया भी है, इसलिए हम नोट कर लेते हैं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमें दिया है। लेकिन डी एफ हमने बी सी के समांतर खींची है, चूंकि रचना से डी एफ समांतर किसके है, बी सी के है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में अब हम बीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, बीपीटी से, क्योंकि डीएफ तो है ना बीसी के समांतर हमारी रचना से। तो अगर डीएफ बीसी के समांतर होती है तो बीपीटी क्या कहती है कि ए डी, अगर डीएफ बीसी के समांतर है तो बीपीटी क्या कहेगी कि ए डी बट्टे बी डी बराबर ए एफ बट्टे सी एफ होगा। तो बीपीटी से ए एफ ए डी बट्टे बी डी, इसको बाईं तरफ लिखते हैं, बराबर किसके होगा, ए एफ बट्टे सी एफ के। इसको नंबर 2 कह देते हैं। हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि हम ऐसा किससे लिख रहे हैं, बीपीटी से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को आप गौर से देखिए तो आपको फिर से यूक्लिड की अपग्रहित याद आएगी कि एक ही वस्तु है बाईं तरफ, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर। तो यानी दो वस्तुएं जब एक ही के बराबर हो जाती हैं तो ये दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर आपको क्या मिलता है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आपको क्या परिणाम प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है ए ई बट्टे सी ई बराबर ए एफ बट्टे सी एफ, यह आपको प्राप्त हुआ। अब ये दोनों बराबर वस्तुएं हैं, अगर मैं बराबर में बराबर जोड़ता हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी यूक्लिड की अपग्रहित है, बराबरों में बराबरों को जोड़ने पर। अगर मैं दोनों में एक जोड़ दूं, एक धन ए ई बट्टे सी ई बराबर एक धन, क्योंकि एक तो एक के बराबर ही होगा, ए एफ बट्टे सी एफ। अब इसको लॉसॉ लेके सी ई एक का सी ई, तो सी ई धन ए ई अंश में हो गया बट्टे सी ई बराबर यहाँ भी सी एफ धन ए एफ बट्टे सी एफ। अब सी ई और ए ई को जोड़ें, सी एफ और ए एफ को जोड़ेंगे तो चित्र से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए अगर आप सी ई में ए ई जोड़ेंगे तब भी आपको ए सी मिलेगा, सी एफ में ए एफ जोड़ेंगे तब भी आपको ए सी मिल रहा है। तो हम योग की जगह जो हमें प्राप्त हो रहा है वो लिखते हैं, तो हमें दोनों केस में अंश में ए सी मिल रहा है, तो ए सी बट्टे सी ई बराबर ए सी बट्टे सी एफ। आप बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश को, हर से हर को कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो ए सी एक का ए सी, ए सी एक का ए सी, तो वज्र गुणन से आपको सी ई एक का सी ई बराबर सी एफ एक का सी एफ, ये प्राप्त हुआ। तो अब देखिए जो आपने कल्पना की थी रचना करने के लिए कि यदि डी ई समांतर बीसी के नहीं है तो मैं दूसरी रेखा खींचूंगा डी एफ जो बीसी के समांतर होगी, ठीक है, हमने ये रचना से समांतर खींचा। तो क्या वह मेरी कल्पना सही थी? तब सही होगी जो मैंने गणितीय नियमों का प्रयोग करके जो परिणाम प्राप्त किया है, सी ई बराबर सी एफ सही होगा। तो क्या सी ई बराबर सी एफ सही है? देखते हैं सी ई और सी एफ। अब आप अपने चित्र में देखिए, क्या सी ई और सी एफ, यदि ई और एफ अलग अलग बिंदु होंगे तो सही है? कभी भी सही नहीं है, क्योंकि सी ई ज़्यादा लंबा है, सी एफ कम है। तो सी ई और सी एफ कब बराबर हो सकता है? जब ई और एफ दो अलग अलग बिंदु नहीं हैं, अर्थात ई और एफ क्या हैं? संपाती बिंदु हैं। अब ई और एफ संपाती होंगे तो इसका मतलब डी ई और डी एफ भी एक ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक ही समांतर रेखा है जो डी ई है।
तो इससे क्या होता है, इम्प्लाइज दैट ई और एफ समपाती बिंदु हैं, समपाती बिंदु हैं। तो हमारी कल्पना गलत है, अतः डीई ही बीसी के क्या है, समांतर है। डीई समांतर बीसी इति सिद्धम। इस प्रकार हम वीपीटी के विलोम को सत्य सिद्ध कर पाए।